एक नाज़रीन, एक तो हम देखते हैं कि रीजन के अंदर, पूरे रीजन के अंदर इंडिया अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बाय हुक हो या बाय क्रूक हो। और ऐसी चीज में हम लोगों को नजर आता है कि पाकिस्तान उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आता है। और कुलभूषण यादव वाला मामला, उसके बाद फिर कर्नल रिटायर्ड हमारे जो हबीब जाहिर साहब हैं, वो नेपाल से जो पकड़े गए, उनकी बात भी सामने आती है। और उसके हवाले से जवाद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। जवाद साहब, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखें, कर्नल हबीब ज़ाहिर को पिछले माह की 6 तारीख को ये खटमंडू पहुंचे थे एक मल्टी नेशनल में जॉब के इंटरव्यू के लिए। 6 तारीख से पिछले माह की ये लापता हैं, पूरी तौर पे लापता हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर जो इस किस्म के ट्रैप ऑपरेशन, उनका कहना है कि इनको एक ट्रैप ऑपरेशन के ज़रिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने इनको गायब किया है। अब इस किस्म के ट्रैप ऑपरेशन से जो लोग मालूमात रखते हैं, वाकफियत रखते हैं इस किस्म के ऑपरेशंस की, उनका कहना है कि इनको रिसीव करने वाले जो पहले आदमी थे, जावेद अंसारी, जिन्होंने मस्कत ओमान एयरपोर्ट पे कर्नल रिटायर्ड हबीब को रिसीव किया और उनको नेपाल की एक सिम दी। और उससे आगे साबू राजोड़ा और एक खातून है और सफल चौधरी, जो इनके फर्दर आगे मेहमानदारी के उन्हें लोग बताए, उसने इनको रेफरेंस भी दिया और इनको सिम भी दी। जिस वक्त ये नेपाल पहुँचे हैं, खटमंडू पहुँचे हैं, खटमंडू से वो उनका कहना है कि गालबन उन्होंने इनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उन्होंने लुम्बनी, एक बॉर्डरिंग एरिया है विद इंडिया, नेपाल और इंडियन बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर का फासला है। उनका अंदाज़ा ये है कि वहाँ पर रॉ की एक एक्टिव टीम मौजूद थी, जिसने इनको वहाँ से स्मगल करके इंडिया में वो ले गए हैं। और मकसद उनका ये बताया जाता है कि जो कुलभूषण यादव एक बड़ा स्पाई मास्टर था, एक बड़ा रिंग था, जिसने दहशतगर्दी का एक जाल बिछाया हुआ था बलूचिस्तान और कराची में। उसका एक हिसाब बराबर करना और प्रोपेगेंडा गेन करना। एक आदमी जब आपके कब्ज़े में है तो उस पर हो सकता है कि आप ड्यूरस के ज़रिए उससे कोई बयान भी दिलवा सकते हो। ठीक है जवाद साहब, कतलनामे के लिए माजरत। इससे तो ऐसा जाहिर होता है कि इंडिया जो है पूरे खित्ते के अंदर, पूरे रीजन के अंदर किसी ना किसी तरीके से बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के अंदर देख लें, अपने स्पाइज भेजे हुए हैं, जिस तरीके से ज़हर बलोच का इंकशाफ सामने आया, कुलभूषण यादव का सामने आया। अफगानिस्तान के अंदर देख लीजिए, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराया गया, उसके अंदर कई इंडियंस जो है वो मारे गए और इंडियंस का उधर क्या काम था। फिर नेपाल में देख लीजिए, नेपाल से एक पाकिस्तानी रिटायर्ड ऑफिसर को अगवा करने की बात सामने आ गई। अब इनके शनाख्त की बात सामने आ गई है, तो ये तो इंडिया डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है रीजन को। जवाद साहब, इस बारे में क्या जो है आपके ज़राए क्या कहते हैं, क्या किया जाएगा? देखें, इसके लिए एक काउंटर ऑफेंसिव जो है वो ऑलरेडी जो है ऑन ग्राउंड होते हैं। जो एजेंसीज इनको डील करती हैं, जो फ़ौज की एजेंसीज़ हैं, जो सिविलियन एजेंसीज़ हैं, जो वफाकी सतह पर जो एजेंसीज काम करती हैं, उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव जो है काउंटर मूव्स होती हैं, वो बलूचिस्तान में भी हैं, वो कराची में भी हैं। और कई उनकी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑपरेशनल, हम जैसे पहले प्रोग्राम में बात कर, जो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स की वजह से जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशन होते हैं, हम उनको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, रिवील नहीं कर सकते। इस वक्त ऑपरेशन क्लोज डाउन होता है और उसमें ये ज़रूरी होता है कि पब्लिक के नॉलेज में आए, तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं, वो पब्लिश भी होता है, रिपोर्ट भी होता है। ये सारा काम चल तो रहा है। इसमें देखें, कुलभूषण यादव का नेटवर्क है। कुलभूषण यादव कोई अकेला आदमी तो नहीं था, उसके साथ उसके जो की फैसिलिटेटर थे, जो ऑन ग्राउंड थे, वो 1 दर्जन से ज़्यादा थे। उसके 2 लोग जो हैं वो पकड़े गए थे। कलात से पकड़ा गया था, जिसको इंडियन रॉ ने, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उसके एक दौरे के दौरान जो इंडियन हाई कमीशन है, जो वीज़ा लेने गया, वहाँ पे उसको रिक्रूट किया था। उसका भाई ऑलरेडी इंडिया में था, जो इंडियन नेशनल था, उसको उन्होंने 2.5 लाख रुपया भी दिया था। इसको भी उन्होंने 50,000 दिया था और उसे कहा था कि आइंदा तुम्हें वीज़े का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पे स्टे का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और तुम वहाँ से हमें सिक्योरिटी मूवमेंट्स और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी हमें इतला देते रहो। इसी तरह इन्होंने पंजाब में भी इनके लोग पकड़े गए। बसीन बॉर्डरिंग एरिया से एक ही आदमी पकड़ा गया, जो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि चीफ मिनिस्टर की VVIP प्रोटेक्शन यूनिट का हिस्सा था। वो एक कांस्टेबल था, उसको पकड़ा गया। उसका एक पूरा नेट था जो पकड़ा गया, ये भी रॉ कनेक्टेड था। इसी तरह से हमने इनके लोग कराची से भी पकड़े हैं। कराची से इनका एक बड़ा नेट पकड़ा गया था, जिसमें 8 से 10 लोग शामिल थे। उनके कन्फेशंस जो हैं वो SSP CTD ने वो इन पब्लिक करवाए भी थे। अदालत में भी उन्होंने अपना कन्फेशन किया। तो इंडिया जो है वो किसी तरफ जो है रुकता हुआ नज़र नहीं आता। इसमें जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है उसको हम कई शवाहिद दे चुके हैं, कई चीज़ें उसके सामने रख चुके हैं। उन्हें चाहिए कि वो कुछ एक्शन लें, और ताकि ख़ित्ते में अगर कोई परमानेंट अमन चाहिए और कोई अमन हम करना चाहते हैं,
हम तो करना चाहते हैं। अगर इंडिया जो है इस तरफ आएगा, उस पर कोई दबाव आएगा तो फिर शायद जो है वो कोई अमन की तरफ जो है रास्ता निकल सके। वरना जो प्रॉक्सी वॉर का आगाज़ उसने बड़ी देर से किया हुआ है पाकिस्तान बनने के बाद से, वो करता रहेगा, हम उसका जवाब देते रहेंगे और इस सिलसिला मुझे लगता है अगर ऐसे ना रुका तो ऐसे चलता रहेगा। जवाद साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि कर्नल रिटायर्ड हबीब साहब वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए नेपाल पहुँचे थे और कोई खुफिया तौर के ऊपर वहाँ नहीं गए थे। तो ऐसे तनाजुर के अंदर जब एक शख्स वीज़ा हासिल करने के बाद नेपाल गया और उसके बाद वहाँ से उन्हें गायब किया गया, तो इस सूरत हाल के अंदर नेपाल के ऊपर सफारती लिहाज से किस हद तक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कर्नल रिटायर्ड हबीब की रिकवरी के लिए इकदाम करें? और स्पेशली अगर जिस तरीके से ओपनली वहाँ पर गए हैं तो भारत ये साजिश करके किसी तरीके से भी पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर सकता कि कुलभूषण जाधव के साथ इस मामले को रिलेट करते हुए कि हमने एक पाकिस्तान का एक रिटायर्ड फौजी अफसर को कस्टडी मिली है अपने बॉर्डर के एरियाज में से। अच्छा, इसमें भट्टी साहब बात ये, एक तो हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो राब्ते में था, पहले मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ, राब्ते में है भी, अभी तक तो उसका कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी बात जो आपने कही, नेपाल गवर्नमेंट के साथ हम राब्ते में हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि वो गए हैं पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, वहाँ पे वो भारत जो है कोई इस तरह का इकदाम नहीं कर सकता। तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो मोसाद ने एक लीगली सेटल्ड आदमी जो था, जिसको वो अपना एक वॉर क्रिमिनल करार देते थे, जनरल आइखमैन को उन्होंने अर्जेंटाइन से इसी तरह अगवा किया था और इसी तरह स्मगल करके ले गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने उसका एक ट्रायल किया। वो एक उसका एक अलग बैकग्राउंड है। इस किस्म के ऑपरेशन जो हैं दुनिया की इस तारीख़ में एस्पियोनाज के कई दफ़ा जो हैं वो स्टेज किए गए और होते रहते हैं। बात यह है कि वो चीज़ें जो मीडिया में आ गई, जो सामने आ गई, उनको हम डिस्कस करते हैं, इसके बैकग्राउंड में कई चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसमें जहाँ तक उससे रिलेट करने का आप जिक्र कर रहे हैं कुलभूषण जाधव से, इंडिया जो है ये दावा करता है, उसकी इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि कर्नल हबीब जो हैं उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने यादव को हंट किया था ऑपरेशन ब्लू बर्ड के तहत। हमारी गवर्नमेंट ने उसकी सख्ती से तरदीद की है, जो अस्करी ज़राए हैं उन सब ने इसकी तरदीद की है। तो शायद वो इसको प्रोपेगेंडा गेन करने के लिए इतना काफ़ी है ना कि एक उनकी मीडिया में चीज़ मुसलसल चल रही है, उसके बाद अगर कोई ऐसा कन्फेशनल चीज़ वो ले आए दबाव के तहत, तो इस तरह की चीज़ से वो प्रोपेगेंडा गेन कर सकते हैं। बाकी ये है कि इस पर डेवलपमेंट जो है नेपाल गवर्नमेंट के साथ चल रही है। अब देखें आगे इसका क्या बनता है। इंडियन मीडिया ने उनकी एक हमारे निजी चैनल के ऊपर उनकी एक बड़ी सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मीडिया के लिए ज़रिए वो सामने ला रहे हैं। उनकी हुकूमत जो है इसके ऊपर न्यू दिल्ली तो खामोश है, लेकिन वो मीडिया सर्कल्स के ज़रिए इसको ला रहे हैं, रॉ के साथ इसको रिलेट भी कर रहे हैं। अब हम आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये खेल जो है ये कहाँ पे जाके वो ख़त्म करते हैं। सही, ठीक है जवाद अवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इंतहाई अहमियत की हामिल ये खबर है कि किसी तरीके से इंडिया अपना असलो रसूख जो है वो किसी न किसी तरीके से हर मुल्क के अंदर फैलाना चाह रहे हैं इस रीजन के, और जो नहीं उनके सामने घुटने टेकता उनको किसी न किसी तरीके से दबाव का शिकार बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान डेफिनेटली घुटने नहीं टेक रहा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करना है उन्होंने, कुछ ना कुछ काउंटर करने के लिए कुलभूषण जाधव वाली बात को वो भी कोई ना कोई ढोंग रचाना होगा उन्होंने। लेकिन प्रोपेगेंडा के हद तक तो ठीक है, उससे आगे बढ़ जाना और किसी को दूसरे मुल्क की टेरिटरी में से ले लेना, ये डेफिनेटली एक क्राइम के तौर पे भी लिया जा सकता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची के शहरियों की। कराची के शहरियों के लिए, इंसान जो वहाँ जिंदा बसते हैं उनके लिए मसले मसाइल तो हैं ही हैं, लेकिन जो कब्रिस्तान है उनके हवाले से भी बहुत मसले मसाइल है। चाइना कटिंग का मसला, वहाँ जिस तरीके से कब्जा कर लिया जाता है, कब्जा माफिया वहाँ बड़ा सरगर्म है। अब कब्रिस्तानों के लिए जो वहाँ की अराजी है किसी तरीके से ढूंढे, कोई अराजी मिले, उसकी तलाश शुरू हो चुकी है। और ज़मीनों का सर्वे हो रहा है राव साहब, ज़मीन के ऊपर कब्जे भी सामने आ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। एक और नई मुश्किल सामने आ जाती है कराची वालों के लिए, कोई ना कोई मुश्किल पड़ी रहती है। ये जहाँ और बड़े संजीदा किस्म के मसाइल का सामना है, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, वहाँ पे बारिशें हो जाएं तो जिस तरह पानी जमा हो जाता है वहाँ पे, और आए दिन अभी भी हम देख रहे थे ट्रैफिक जैम जो होते हैं, बड़े शहर के जो मसाइल हैं वो बड़े गंभीर तरीके से वहाँ पे मौजूद है। उसमें सोने पे सुहागा ये कि आप मरने के बाद भी जो है वो आप पे ज़मीन तंग कर दी गई है। तो क्या करें बेचारे लोग, आम लोगों के साथ ओवरऑल जो सलूक हो रहा है इस मुल्क में। और फिर जमहूरियत की बात की जाती है, जमहूर के लिए आप कर क्या रहे हैं भाई? जमहूरियत का तो आप बड़ा ढोल बजाते रहते हैं दिन रात और लोगों की बात बहुत करते हैं, लोगों के साथ ये हो रहा है। कराची में सूरत हाल 2-3 फैक्टर्स हैं उसमें। एक तो चाइना कटिंग की आपने बात की, कब्जा वगैरह जो हो जाता है जगहों पे, वो ऑब्वियसली एक वजह है। दूसरी है कि जो कब्रिस्तान के लिए ऑलरेडी एलोकेटेड जगह थी, इतनी बड़ी आबादी होने के नाते ज़ाहिर है
शरह अमवात और शरह पैदाइश भी उसी तरीके से फिर बढ़ जाती है अब। तो वो अवेलेबिलिटी जो है कब्रिस्तान, जैसे मेवा शाह कब्रिस्तान है, सखी हसन कब्रिस्तान वगैरह, उनमें जगह ही नहीं रही है ऑलमोस्ट। सही। अच्छा, होता क्या है, अब लोग क्या करते हैं, गोरगन से मिलजुल के कोई डिमोलिश करके पुरानी कब्रें देख आके कुछ जगह निकाल लेते हैं। फिर और एक जो गलत काम हो रहा है, वो कुछ नई आबादियाँ हैं। मैंने